हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी कक्षा 10th वाले इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th सेकंड टर्म मॉडल पेपर का सेट 1 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो क्लास 10th वाले जितने भी विद्यार्थी है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसलिए क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं आप लोग का बोर्ड परीक्षा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है। और इसमें ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका मैथमेटिक्स जो कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नंबर जो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका आ सकते हैं अगर इसे आप बहुत ही क्लियरली बहुत ही समझ के बनाते हैं और सोल्व करके जाते हैं। और इसमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा दोस्तों तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसका कंप्लीटली PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग एक वीडियो को एक बार प्लीज़ अंत तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ में जहाँ इसको मैं पहले से सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करके रख दिया हूँ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको एक एक पॉइंट के बारे में जहाँ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा वहाँ ट्रिक के बारे में भी आपको बता दूंगा कि ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और आप उसे आसानी से सोल्व कर पाइएगा बिना गलत किए हुए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैक बोर्ड के लिए जारी किया गया है द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा आपका सेकंड टर्म के लिए, और ये है दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि सेट 1 तो क्लास 10th वाले के लिए है दोस्तों, और ये है विषय गणित। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सेट 1 को देख रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों को बता दूं क्लास 10th के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिंदी A, हिंदी B, इंग्लिश और आपका जो कि साइंस सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल पर जाइएगा, आप सब लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना के रख दूंगा ताकि आप लोग को ढूंढने में आसानी मिले। और देखिए 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, आपको टाइम ड्यूरेशन जो कि 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा इसमें भी। तो चलिए थोड़ा सा इसका जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। एग्जामिनिंग राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर एज पार्टिसिपल। जी हाँ दोस्तों, आपको जो कि अपने अनुसार ही प्रश्नों को सोल्व करना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। आपका टोटल जो कि क्वेश्चन रहेगा 19 मार्क्स 19 क्वेश्चन रहेगा आपको 40 मार्क्स के लिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तर ये प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी कि सेक्शन A में जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तर ये प्रश्न यानी कि सेक्शन B में जो है इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन हम लोग सभी के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिए है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है और ये सेक्शन B में आपको 3 अंक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए सेक्शन C प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इनमें से 3 को ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। आपको इसमें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको हाई मार्क्स दिलाने में। तो सारे के सारे सेक्शन को देखने वाले थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक का सोल्यूशन करेंगे विच आप लोग को समझाते हुए डिटेल में सोल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी है। तो देखिए दोस्तों ये है मॉडल पेपर सेट 1 का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए सेक्शन A से आया है। देखिए इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, आप लोग के पास मॉडल पेपर जरूर होगा, नहीं होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर जाइएगा, आप सभी को मॉडल पेपर मिल जाएगा क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए। और साथ में अगर आपके पास है तो आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देखिएगा सोल्यूशन तो ऐसा ही होगा, बाकी आपका जो कि खाली लैंग्वेज इंग्लिश में लिखना होगा। तो बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी बहुत ही सिंपल शॉर्ट में ही आप बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ A और यहाँ B है, तो A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो क्या लिखना है, देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि एग्जामिन जो स्टेप मार्किंग चेकिंग होगा उसमें आपका नंबर ना कटे। तो देखिए दिया है बिंदु -5,7 और -1,3 है। तो यहाँ पर हम लोग x1 -5 लिए, y1 7 लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी पॉइंट जो होता है दोस्तों एक्स वाई पर जो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई के निर्देशांक को एक्स वाई के रूप में पहला वाला पॉइंट आपका एक्स का होता है और दूसरा वाला पॉइंट आपका वाई का होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में यूज करेंगे। तो देखिए x1 y1 आपका एगो है और आपका दूसरा वाला क्या है x2 y2 है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर -5 क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा वो y1 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट में आपका
x2 -1 और y2 3 है। तो इस प्रकार से अब दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े, इसका मैं क्लास भी करा चुका हूँ आप सभी के लिए। तो दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। इसमें सारे के सारे मान को पुट करेंगे तो x2 के जगह में -1 पुट कर दिए, और यहाँ तो माइनस ऑलरेडी था, और x1 का जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं x1 का मान -5 है, तो -5 ले लिया और इसको फिर मिडिल ब्रैकेट में रख लिए, और इस प्रकार से इधर भी इसका y2 और y1 का मान रख दिए, तो -1 + 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 4 का स्क्वायर यहाँ पर -4 का स्क्वायर, जब तो इसको सोल्व किया हम लोग तो √16 + 16 यानी कि √32 हो गया, और √32 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 4√2 इकाई। जी हाँ दोस्तों, 4√2। तो चलिए, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए आप दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे, दूसरा तीसरा जितने सारे क्वेश्चन है तो सेक्शन ए का ही आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यदि sin a = 3/4, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। sin a = 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दिया है सॉल्यूशन, इसका ध्यान दीजिएगा, दिया है sin a = 3/4। आप लोग के लिए मैं पहले से ऑलरेडी सॉल्यूशन करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये वीडियो पर आपको फेस कैम आके बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट होगा और मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण से मैं उतना वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल होता है आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यारो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट का ज़रूरत मुझे है और आप लोग को भी मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो देखिए sin a = 3/4, तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों कि sin थीटा, जो आपका यहाँ पर साइड में लिख के भी रख दिया हूँ, sin थीटा = क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है। sin थीटा = आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा = लंब बटा कर्ण, और इस प्रकार से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ABC एक ट्रायंगल है जिसमें से कोण भी आपका राइट एंगल है, समकोण है, और इस प्रकार से तो यहाँ पर A, क्योंकि साइन ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन ए बोला है इसलिए हम लोग A को थीटा मान लेंगे। तो A अगर आप पर थीटा हो जाएगा तो इसका सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब, और इसके साथ जो जॉइंट है, जो एडिशन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेस यानी कि आधार। तो P/H यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका P हो गया लंब, और ये आपका कर्ण, सबसे बड़ा वाला भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। तो AC आपका यानी कि ये आपका H और ये आपका P और ये आपका B हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग sin A 3/4 लिखे, तो P का मान मिल गया, H का मान भी मिल गया। P का मान कितना हो गया 3 और H का मान 4। तो हम लोग को ये वाला मान चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाला मान इसलिए cos A और tan A ज्ञात करना है ना, और cos थीटा = क्या होता है, B/H, तो B चाहिए तभी ना ज्ञात कर पाएंगे, और tan थीटा = क्या होता है, तो tan थीटा = P/B, यानी कि B होना जरूरी है। तो B फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, से पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो देखिए AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिए। तो AC का मान कितना है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिए, तो 4 स्क्वायर = B स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका ये 16 = B स्क्वायर प्लस 9, तो B स्क्वायर = 16 - 9 यानी कि B = √7, √7 आ गया दोस्तों। अब इस प्रकार से हम लोग cos A और tan A फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, cos A = क्या हो जाएगा आपका, यहाँ यहीं से देखेंगे, क्योंकि थीटा आपका A है तो यहीं से देखना है ना। तो आपका आधार cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका ये वाला हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर PDF क्लिक हो गया। हाँ, तो आपका आधार देखिए कौन सा हो जाएगा, AB यानी कि B, उसका मान तो √7/4 हो गया। tan A आपका यहाँ पर देख सकते हैं, tan आपका कितना हो गया, P/B यानी कि 3/√7। तो यहाँ पर आप सभी 3/√7 और √7/4, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोग देख लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सोल्यूशन करके रखे हैं। मान ज्ञात कीजिए यानी कि इवेलॉट, ये इसको सोल्व करना था। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह का आसान है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ सवाल था, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री का आपको जो कि साइन के रेशियो जो होता है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू होता है उन्हें याद करना होगा, मान सबको याद रखना होगा। तो 2 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए प्लस cos
30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और इसका तो होल स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी था, माइनस माइनस लगा दिया। और यहाँ पर देख सके साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया और ये तो √3 + 2 का स्क्वायर तोड़ दे तो 3/। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जब सोल्व किए थे, यहाँ पर नहीं देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। वैसे भी तो ये दोनों कट गए तो यहाँ पर 2 ही आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका जो कि आंसर आपका 2 आ जाएगा, तो 2 ही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है। सिद्ध करें कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिएगा दोस्तों कैसे, तो LHS से हम लोग RHS प्रूफ कर रहे हैं। तो LHS बराबर कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री या साइन 52 डिग्री, ठीक ना। तो LHS में इधर वाला को हम लोग देखिए एक जैसा, या तो आप कॉस 38 डिग्री या कॉस 52 डिग्री को या तो आप साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री में चेंज कर दीजिए, या फिर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को आप कॉस 38 डिग्री या कॉस 52 डिग्री में चेंज कीजिए। दोनों में से किसी को भी चेंज कीजिए। तो हम लोग इधर वाला को चेंज किए कैसे, देखिए कॉस 38 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब 90 माइनस 52, 90 में 52 जाएगा तो 38 होगा बिल्कुल, और कॉस की जगह कैसे रहेगा, और कॉस 90 माइनस 38 90 में 38 जाएगा तो आपका 52 हो जाएगा बिल्कुल। और इधर वाला को सेम एज ए टिक ऐसे ही लिखे है, ठीक ना। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला काम का है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, साइन और थीटा जितना रहेगा वो उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस 52 को क्या लिखिए, साइन 52, ठीक ना। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा यूज किए तो साइन 38 डिग्री, और यहाँ पर साइड में लिख के भी रख दिए, आप लोग को कारण भी दे देना कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा, दोनों तो कट जाएगा तो क्या होगा, जीरो, जीरो हो जाएगा यानी कि RHS। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन ए का ही और क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह का आपका ये 13 नंबर चैप्टर से आज आया हुआ है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन पूछा है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप का एक बेलन है आपका, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं बेलन। तो यहाँ पर बेलन का आपको बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपको किस प्रकार से बनाना है, देखिए दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बेलन का त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर, यहाँ से देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ऊंचाई यानी कि h आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूले सबको मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी बनेगा। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान हम लोग कितना ले लेंगे, 22/7 होता है। जब आपका पाई का मान 3.14 दिया रहेगा तो आपको लेना है, अगर पाई का मान कुछ भी ना दिया रहे तो 22/7 ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए r स्क्वायर यानी कि r 2 गो है, तो r का मान 7 है, तो 7 गुना 7 यहाँ पर हो गया। उसके बाद गुना 5, और इस सबको हम लोग कैलकुलेट के एक 7 7 7 कट गया। तो जब इसको पूरा टोटल को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन है ना तो इसलिए सेंटीमीटर में था तो क्यूब हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, देखिए माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ये आपका रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका आया है दोस्तों प्रायिकता चैप्टर से। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक विषम संख्या और एक सम संख्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए दोस्तों पासा मतलब क्या होता है, जैसे लूडो जो खेले हैं ना, आप लोग सभी खेले होंगे बचपन में और अभी भी कभी कभी खेलते होंगे हम लोग। तो लूडो में आपका क्या होता है, गोटी में आपका जो एक में एक होता है, इसमें दो गो डॉट भी रहता है, एक डॉट रहता है, 3 डॉट रहता है, 4 डॉट रहता है, और आपका 5 डॉट और 6 डॉट। यानी कि लूडो की गुटी में आपको मैक्सिमम 6 ही तक मिलेगा, 6 नंबर तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या s यानी कि या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6, यानी कि टोटल आपका 6 ही बार, मतलब 6 ही चीज़ आ सकते हैं और कुछ आ सकते नहीं।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। ए को एक विषम संख्या आने का, एक विषम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या एस। तो विषम किसको बोलेंगे? वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्ण तो विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। तो इनमें से इस सारे सेट से क्या करेंगे? तो देखिए 3 जो कि आपका विषम, एक तो ना तो सम ना ही विषम में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 3 जो कि क्या है वो विषम है और 5 भी आपका क्या है? विषम है। तो दो यानी कि हम लोग को विषम संख्या में कुल संभव परिणामों की संख्या कितने मिले? 2 मिले, ठीक ना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि विषम संख्या आने की प्रायिकता जब ज्ञात कर रहे हैं तो प्रायिकता P इक्वल टू कुल संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो विषम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या 2 और आपका कुल परिणामों की संख्या कितना है? 6। तो आपका 2/6 इसको जब काटा दिए तो आपका 1/3 यहाँ पर सॉल्यूशन इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी में एक सम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या, सम कितना आ सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें सम संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक बार 2 है, 4 भी है और 6, 3 तो सम संख्या आया तो आपका कुल संभव परिणामों की संख्या 3 हो गया। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या आया है? तो देखिए आपका अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी से सवाल देखेंगे। सेक्शन बी का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ से दोस्तों आपका प्रत्येक जो कि क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और ऊपर जो सेक्शन ए पढ़े तो उसके लिए उससे हम लोग को 2 मार्क्स करके पूछा जाएगा। तो 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बिंदुओं 5, और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी पर आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, या फिर लिंक ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकता है अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़िएगा तो उसमें जो पहले से पीडीएफ है वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप बाद में ज्वाइन किए होंगे। अगर आप टेलीग्राम पर है तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर पहले से जो मैं मटेरियल डाल के रखा हूँ, जो पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे बनेगा? तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, एक मान के चलिए ए एक पॉइंट है और यहाँ बी एक पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट कितना है? 5, -6 और बी पॉइंट कितना है? -1, -4, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को जब ज्वाइंट करेंगे इसके बीच में, तो यानी कि बोल रहा है कि वाई अक्ष किस अनुपात में, मान के चलिए यहाँ पर वाई अक्ष है तो वाई अक्ष किस अनुपात में कट रहा है? तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन, देखिए वाई अक्ष पर निर्देशांक बिंदु 0y होता है। कैसे? ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये जो कि ऊर्ध्वाधर है ये आपका वाई अक्ष, जो क्षैतिज रेखा में है ये आपका एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष में आपका वाई का मान होगा बट एक्स का मान होगा 0 इस रूप में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट यानी कि जो कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, निर्देशांक को एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब वाई अक्ष बोला है तो एक्स का मान क्या होगा? यानी कि भुज यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा ना, तो 0y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को x3 और y3, यहाँ पर देखिए x1 y1 का तो मान ऑलरेडी है और आपका x3 और y3 का x2 और y2 का भी मान ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया? x3 और y3 मिल गया कितना? 0y। इसी की मदद से हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे और किस अनुपात में विभाजित करती है इसको फाइंड कर देंगे। तो चलिए किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को भी मैं सॉल्यूशन इसका चैप्टर को भी मैं अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर बना सकते हैं। देखिए माना कि 0, दिए गए बिंदुओं a 5, -6 और b -1 और -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये तो हम लोग सपोज कर लिए, मान लिए दोस्तों k/1 में। तो विभाजन सूत्र आपका क्या कहता है? x3 बराबर होता है दोस्तों m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। जब इसमें सबका मान रख दिए तो m1 का मान क्या रखेंगे? तो देखिए हम लोग माने हैं क्या? m1/m2 बराबर क्या माने हैं? k/1। तो आपका m1 के जगह में क्या रखेंगे? k रख देंगे और x2 के जगह में -1 और m2 के जगह में आपका क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और x1 के जगह में 5। और इस प्रकार से इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं k = 5 आया। और हम लोग क्या माने थे? k/1 बराबर तो क्या हो गया? 5/1। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अतः बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष 5/1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों ये है आपका सॉल्यूशन इसका। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 9 का और 10 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए, आपका देखिए शीर्ष एक त्रिभुज है जो कि ABC दिया हुआ है, उसका शीर्ष दिया है A 5,2, B 4,7 और C 7,-4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी आपका किसका दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का 7.3 का क्वेश्चन है। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज हम लोग बना लिए। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है। ए का शीर्ष मतलब उसका शीर्ष बिंदु यहाँ पर 5,2 लिख लिए। उसके बाद 4,7 और आपका सी जो कि 7,-4 है, ठीक ना, कोई इस प्रकार से। तो यहाँ सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, इसका दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष जितना जो दिया था हम लोग लिख लिए। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहता है। तो आपका ये पहला वाला पॉइंट दोस्तों x1 y1 हो जाएगा। आपका दूसरा वाला पॉइंट जो कि B पॉइंट x2 y2 और आपका तीसरा वाला पॉइंट आपका x3 और y3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि x1 = 5, y1 = आपका 2 हो गया, x2 = 4, y2 = 7 और आपका x3 = 7 और y3 = -4। एक बार लिख लिए। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो कि क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज ABC जब इस टाइप का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बिग ब्रैकेट और x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूले को बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। कैसे याद रखिएगा, 1/2 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए 1/2 को अगर याद कर लिए और ये तीनों पॉइंट आपका x1 x2 और x3 प्लस के फॉर्म में होता है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आप नंबर याद रखिए 23, 31 और 12 उसी के कोऑर्डिनेट पर। ये भी एक ट्रिक है और एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 23 बन रहा है, 31 बन रहा है और यहाँ पर 12 बन रहा है। तो यहाँ इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, या फिर एक त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर आपका x2 y2 है और यहाँ पर आपका x3 y3 है। तो देखिए जब x1 को ले रहे हैं, यानी कि शुरू वाला में x1, तो आपका क्या हो जाएगा, y2 - y1, यानी कि इधर से इधर से घूम रहा है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से y2 - y1 कीजिएगा। जब आप x2 लीजिएगा तो y3 - y1, और जिसको लीजिएगा उसका वाला छोड़ देना है। जैसे x2 को ले रहे हैं तो x2 का मतलब y2 को नहीं लेना है, इसमें y2 है नहीं है। जब x3 ले रहे हैं तो आपको क्या y3 नहीं लेना है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो चलिए सारे के सारे मानों को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, सभी वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए 1/2 5 रख दिए, यहाँ पर 7 सबके सब मान को रखे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट जब हम लोग सॉल्यूशन किए तो 1/2 और 55 - 59 हुआ था, यानी कि 1/2 -4 आ गया। तो इस प्रकार से हम जब इसको सोल्व किए तो -2 आ गया। और हम लोग जानते हैं चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो कि क्षेत्रफल वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर एक मीनार जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना AB एक मीनार है। देखिए इसको AB जो हम लोग एक मीनार मान लिए, यहाँ पर देख सकते हैं AB एक मीनार है तथा मीनार के पाद बिंदु यानी कि AB, जब तो पाद बिंदु मतलब निचला वाला बिंदु जो धरती पर सटा हुआ है, तो यहाँ बिंदु B बिंदु है दोस्तों। तो B से लेकर एक बिंदु C तक के बीच की दूरी आपको दिया है कितना, 15 मीटर दिया हुआ है। और बोला है कि तो BC = 15 मीटर था और बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि बिंदु C यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो जब ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं दोस्तों। और ऊपर जब कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो उन्नयन कोण बोला है 60 डिग्री, और यानी कि अर्थात कोण ACB = आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो कि एक समकोण त्रिभुज है। ABC यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर क्योंकि कोण B = 90 डिग्री, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा कोण B = 90। उसके बाद हम लोग जानते हैं इस त्रिभुज में tan 60 डिग्री = AB/BC होता है। क्योंकि tan थीटा = P/B आपका लंब बटा आधार हो जाता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार।
और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी का तो मान निकालना है और बी सी का मान कितना है, 15। तो इस प्रकार इसको जब कोना कोनी गुना कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर, यानी कि अतः कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, सेक्शन बी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। यदि tan a इक्वल टू कॉट बी हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, बोला है कि tan a इक्वल टू कॉट बी। तो सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए, दिया है tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही आसान है, आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति के चैप्टर से पूछा गया सवाल है। चूंकि tan a इक्वल टू tan a इक्वल टू क्या दिया है, कॉट बी, तो इसीलिए हम लोग tan a इक्वल टू tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसे याद रखिएगा, या तो आप tan को कॉट के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा के फॉर्म में तोड़ दीजिए, या फिर cot को 90, तो हम लोग cot को ही 90 में तोड़ दिए। तो tan a इक्वल टू आपका tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस बी हो गया। तो आपका tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया इधर। तो a इक्वल टू 90 माइनस बी हुआ। तो इस प्रकार से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस ये प्रूव्ड हो चुका। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, जो कि आपका ये भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से पूछा गया सवाल है। एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। जी हाँ दोस्तों, एक थैला, एक बैग है, उसमें एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद और 3 नीली गेंद है, ठीक ना। निशा यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है निशा। निशा बिना थैले के अंदर झांके, वो थैले में नहीं देखती है, और इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, वो गेंद काली होगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब उसके हाथ से वो अंदाजे जब हाथ डाल रही है बैग में, तो निकलेगा या तो काला निकलेगा, या फिर लाल निकलेगा, या फिर नीला। तो बोला कि काला निकलेगा तो क्या उसका क्या होगा प्रायिकता, लाल निकलेगा तो क्या होगा, नीला निकलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन क्या है, एक थैले में एक लाल गेंद, 5 काली और 3 नीली गेंदें हैं। तो कुल संभव परिणामों की हम लोग बोल सकते कितना, 1 और 5 6 और 3 9। तो कुल संभव परिणामों की संख्या आपका कितना, टोटल नंबर हो गया 9। अब देखिए ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, प्रायिकता काली है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए दोस्तों। आप लोग काली गेंदों की संख्या ऐसे बोल के लिख भी सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बेटे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो काली गेंदों की संख्या कितने हैं, तो काली गेंदों की संख्या आपका 5 है। तो आपका टोटल कितना है, 9। तो 5/9। चलिए नेक्स्ट, प्रायिकता लाल है, तो लाल का 1 और टोटल 9, 1/9 हो गया। प्रायिकता नीली, तो नीली का हम लोग के पास कितना था दोस्तों, नीली का 3, और तो 3/9, और जब इसको कटा देंगे तो 1/3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अब सेक्शन सी, और सेक्शन सी आपके कितने मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स वाले सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 5 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के एक शिखर, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोला कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के एक शिखर, एक केबल टावर के उन शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक भवन जो कि 7 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पर हम लोग माना ए सी इक्वल टू 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो ए सी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक भवन मान लिए जो कि 7 मीटर ऊंचा है, तथा बी एक केबल टावर है, और यहाँ से यहाँ हम लोग बी जो कि क्या मान लिए, केबल टावर, जो कि इसके सीधा में है, ठीक ना। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका देखो, बोला कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर केबल टावर का शिखर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भवन के उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री बनाया रहा, उन्नयन कोण बना रहा है। तो उसी प्रकार से इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ पर इसका पाद है शिखर का, केबल टावर का, तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ लेकर अवनमन कोण आपका ये वाला 45 डिग्री बनेगा। तो 45 यहाँ भी बनेगा, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, ए बी परपेंडिकुलर बना रहा है सी डी, तो यहाँ जितना होगा यहाँ भी आपका उतना ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। और देखिए, और एक चीज़, ए सी बराबर बी डी बराबर 7 मीटर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कि ए सी जितना होगा बी डी भी उतना ही होगा, ये तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। और उसके बाद बी सी को एंगल बी सी डी बराबर ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो दिखा देना है। और आपको ए सी, उसके बाद डी ई एच मीटर, यानी कि डी ई जो है आपका, इसको एच मीटर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिए, ठीक ना।
अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण दो गो समकोण त्रिभुज बना है, कहाँ कहाँ बोलिए तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये वाला आपका, तो समकोण त्रिभुज और आपका ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC में आपका देखिए ये पूरा केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो आपको ये वाला मान यहाँ से यहाँ तो भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो दिया है लेकिन यहाँ वाला मान चाहिए, और यहाँ वाला मान ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला मान चाहिए। ये वाला मान नहीं था, ये वाला मान को हम लोग सोल्व करके निकाले। तो कैसे, तो अतः अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AC बटा AB लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज में इधर वाला में देखिएगा tan 45, यहाँ से आपका 45, तो आपको इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि AC बटा आपका AB। जब इसको सोल्व करेंगे तो AB बटा 7 मीटर, तो AB आपका ये 7 मीटर आ गया, ये नहीं था पहले 7 मीटर, तो ये 7 आया, तो ये भी इतना होगा, उसके जस्ट इक्वल है, तो 7 मीटर ही ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं AB बराबर CD बराबर कितना, 7 मीटर, जो कि आपको इक्वेशन 1 मान लिए दोस्तों यहाँ पर मान। अब समकोण त्रिभुज DCE में अब मेन काम करेंगे, कौन सा, ऊपर वाला त्रिभुज में, ऊपर वाला यहाँ पर जो DCE इसमें है आपका tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE बटा आपका DC। जी हाँ दोस्तों, तो किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, tan DE बटा CD, तो √3 tan 60 डिग्री का मान, और इसका DE की जगह में H, क्योंकि माने थे H बटा 7, तो आपको जब सोल्व करेंगे तो H इक्वल टू 7√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग आप क्या बोल सकते हैं, अब अतः केबल टावर की ऊंचाई BE की ऊंचाई क्या हो जाएगा, BD प्लस DE, दोनों को जोड़ कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग केबल टावर को देख सकते हैं, ये पूरा जो केबल टावर है दोनों को मिलाकर इधर वाला ऊंचाई, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, PDF था, नहीं PDF थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो केबल टावर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो ये केबल टावर हम लोग का, तो इस केबल टावर की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो केबल टावर की ऊंचाई कैसे फाइंड हुआ, तो BD प्लस D को ऐड कर दिए, तो 7 + 7 √3, जब 7 कॉमन ले लिए तो 1 + √3 मीटर, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप इसको 7 √3 + 1 मीटर ऐसे लिख दीजिए, तो आपका केबल टावर का ऊंचाई हो गया, काम खत्म। चलिए अब सेक्शन C का सवाल दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों इस PDF में हम लोग 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जो कि आपकी रचनाएं से है, और सारे के सारे सेटों का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। उसके बाद रचनाएं का आप सभी को स्केल के साथ, क्योंकि उसमें आपका प्रकार जो कि स्केल्स रूलर वगैरह से बनेगा, तो उसका मैं वीडियो स्पेशल एक ला दूंगा, बना दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो रचनाएं वाला, क्योंकि उसको मैं इस पर नहीं बता सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बना दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में यानी कि पाई का मान आपको पाई ही रखना है, यही बोला है। तो बोला है कि एक शंकु, एक ठोस, एक पूरा, ये जो कि एक ठोस कोई चीज है, ठीक है, तो एक अर्धगोले पर खड़ा है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु खड़ा है, शंकु के आकार का एक अर्धगोले, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, आपका शंकु का भी 1 सेंटीमीटर, और आपका उसकी त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई भी उसकी 1 सेंटीमीटर ही दिया है। तो इस टाइप का फिगर आप लोग साइड में देख सकते हैं, दिया है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, शंकु के आकार वाले भाग की त्रिज्या और ऊंचाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दोनों दिया है। तो क्या निकालना है, अब ठोस का आयतन निकालना है। देखिए ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंकुकार वाले भाग का आयतन। तो देखिए अर्धगोला, तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। मैथ का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक। शंकुकार वाले भाग, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पर हम लोग सबका मान पुट करेंगे, 2/3 पाई का पाई रहने देंगे क्योंकि पाई के पदों में निकालना है, और r का मान 1 लेंगे, एक का क्यूब कर दिए, और 1/3 पाई और r² इंटू 1। जब इसको सोल्व करेंगे 2 + 3 1/3 को अंदर में रखेंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब को कॉमन ले लिए। तो इस प्रकार से जब इसको सोल्व करेंगे तो एक ही होगा और ये गुना होगा, तो क्या होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन C से ही क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको
एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कितने नंबर के लिए आपका, सॉरी यहाँ पर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, एक वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं वर्ग अंतराल सब यहाँ पर दिया है, 0-10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसका बारंबारता 5, 8, 10, 3, 8 और 6, इस टाइप से बारंबारता दिया है। तो माध्य के लिए सारणी किस प्रकार से बनेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, तो अगर ये क्वेश्चन ना आके कोई इसी बेस्ड पर मतलब ये माध्य निकालने के लिए दूसरे डाटा पर आ जाएगा, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो माध्य के लिए सारणी बनाने से पहले आपको जो वर्ग अंतराल को वैसे ही लिखना है जैसे आपको दिया हुआ है, इसको सीरियली बाय वर्ग अंतराल। बारंबारता को लिखना है, बारंबारता को हम लोग FI से डिनोट करते हैं, तो बारंबारता। अब बारंबारता तो आपका दिया रहता है, वर्ग अंतराल भी आपको दिया रहेगा। मेन चीज़ आपको दो चीज़ फाइंड करना है, वो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो XI जिसको बोलेंगे, XI कैसे निकलेगा दोस्तों, तो ये X1 + X2/2, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, तो 0 + 10 करेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़िए, 30, और 30 का आधा कितना होगा, 15 होता है आपका। ये मतलब ये दोनों के बीच वाला ही लिया जाता है यहाँ पर, उसी को हम लोग बोलते हैं XI। तो 20 और 30 का आधा कितना होगा, 25, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 40 के बीच में क्या आता है आपका, 35। तो बीच वाला ही जोड़ के फाइंड कीजिए, और इसका 90, 90 का आधा 45, तो बीच वाला 45 आ गया। 50 और 60 का आधा 55। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब देखिए FI XI क्या होता है, इसका मतलब देखिए FI इंटू XI है ना, तो FI XI वही, मतलब ये वाला और ये वाला, सॉरी यहाँ पर ये FI और ये XI है, दोनों को गुना करके लिखा गया है। तो कैसे, 5 गुना 5 की जगह कितना होगा 25, 8 गुना 15 की जगह 120, और इसी तरह से 10 गुना 25 250, और 3 गुना 35 कितना हो जाएगा आपका 105। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, 8 गुना 45, तो ये कितना होगा 360, और 6 गुना 55 कीजिएगा तो आपका 330। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल भी फाइंड कर लेना है। तो देखिए इसको सिग्मा बोलते हैं दोस्तों, ये जो साइन होता है इस समेसन का साइन होता है, इस टाइप का जो समेसन FI मतलब टोटल को काउंट करने के लिए। तो टोटल बारंबारता आपका टोटल FI कितना हो जाएगा, तो 40, और टोटल आपका FI XI को भी फाइंड करना है। तो टोटल जब इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1190। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, माध्य। तो माध्य को यहाँ पर एक चीज़ लिखने भूल गए, जो माध्य होता है दोस्तों, माध्य को एक्स के बाद इस पर डिनोट किया जाता है, तो ये लिख लीजिएगा। तो सिग्मा FI XI यानी कि ये समेसन भी बोल सकते हैं, समेसन FI XI टोटल जोड़ बटे समेसन FI। तो डिवाइड कर देंगे 1190/40, जब 0 0 कट गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 29.75, जी हाँ दोस्तों 29.75 आपका आंसर हो जाएगा माध्य। चलिए अब इसका अंतिम सवाल मैथमेटिक्स सेट 1 का, इसको भी मैंने सोल्व किया है आप लोग के लिए, तो देख लीजिए, ये भी सेक्शन C। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करना दोस्तों, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता उसी प्रकार से। तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन इसमें एक नया चीज़ आ जाता है, जो कि आपको किस प्रकार से, इसमें ये वाला जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही समझना पड़ता है, नहीं तो आप इसे गलती कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया हुआ है, और बारंबारता आपको ऐप दिया हुआ है, संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग C ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, C ऐप, ठीक ना। तो यहाँ पर जितना दिया रहेगा, इसको CF को CF दिया नहीं रहेगा, उसको फाइंड करना होगा। यहाँ जितना रहेगा 2, तो यहाँ भी आपको 2 लिखना है। तो उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है, जैसे यहाँ 3 था ना, 3 और 2 जोड़े कितना हुआ 5। फिर यहाँ इसके नीचे वाला 5 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। फिर 12 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। फिर 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। फिर 24 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 30। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 30। तो यहाँ पर टोटल नीचे जो होता है यही आपका क्या होता है, n होता है। तो यहाँ n बराबर कितना 30, तो n/2 यानी कि 30/2 कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पर दोस्तों माध्यक वर्ग लिया जाता है, एक माध्यक वर्ग फॉर्मूला में, क्योंकि देखिए L चाहिए, एक मिनट, क्लिक हो जाता है।
यहाँ पर फॉर्मूला में एल चाहिए, एच चाहिए और n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए। एफ और सी एफ तो हम लोग को मिल जाएगा, n/2 भी मिल जाएगा। एल और एच के लिए क्या पापड़ बेलना होगा, तो देखिए माध्यक वर्ग आपको कौन सा लेना है, तो माध्यक वर्ग फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ शुरू वाला देखिए 10 है ना, और यहाँ लास्ट वाला कितना 100 है, तो ये दोनों को जोड़िए। जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 10 है ना, 10 और यहाँ लास्ट वाला में कितना है 100 है, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर लास्ट में कितना है 100 है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हम लोग को क्या देगा, इसको 10 में से यहाँ पर माइनस कर दीजिए, नहीं तो 90, फिर 90 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ 10 है और यहाँ 100 है, तो ये दोनों को जोड़ना है। 10 + 100 करेंगे तो कितना होगा 110। 110 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 55। तो 55 जिसमें है वही वाला आपका माध्यक वर्ग होगा। तो 55 किस में है, तो 40 से 55 यही वाला आपका माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग ले लिए 40 to 55। और एल क्या होता है, एल आपका जो माध्यक वर्ग होता है उसका निम्न सीमा को बोलता है, यानी कि पहले वाला क्या होता है, तो एल 40 हो जाएगा। और आपका एच क्या होता है दोस्तों, तो एच यानी कि दोनों के बीच में आपका जो माइनस जो कि डिफरेंस अंतराल, वर्ग अंतराल को एच बोला जाता है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। और एफ क्या होता है, एफ देखिए कौन सा लेंगे, तो देखिए माध्यक वर्ग कौन सा हुआ 40 to 55, तो ये आपका एफ हो जाएगा, इसके सीधा वाला बारंबारता। तो एफ का मान 7 हो गया। उसके बाद सी एफ संचयी बारंबारता, इसके घर के आगे वाला, यानी कि आपका ये 12 नहीं लेना है, इसके सीधा वाला नहीं लेना है, इसके आगे वाला 5 को लेना है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को भी आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। माध्यिका इक्वल टू होता है एल प्लस एच इंटू होल पर पावर, यहाँ पर देखिएगा n/2 - CF/F होता है। तो L का मान 40, H का मान 15 और n/2 का मान 15 और CF का मान 5 और बटे 7। जब इसको सोल्व किए तो 40 + 15 × 10/7, तो इस प्रकार से 40 + 150/7 और 40, और इसको सोल्व करेंगे तो 21.42 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 61.42। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले बहुत सारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर दिए है, उन सारे सॉल्यूशन को नहीं देखे तो आप लोग स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहा है तो जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह से मैं धीरे धीरे सारे के सारे सेटों का अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।